हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो इस क्लास में हम लोग बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। तो इसमें कुछ मुख्य बातें, कुछ मुख्य टॉपिक जो चर्चा करेंगे यूपीएससी से रिलेटेड, वो भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। पूर्णांक गुणज देखेंगे क्या होता है, और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यानी कि किस प्रकार के सवाल जो है यूपीएससी पूछ सकता है, उनसे संबंधित जो है सवाल को कैसे लगाएंगे, तो उन लोगों को भी हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि एक सवाल दें हम 12 और 18 का यदि एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो, तो आप दो ही फार्मूले का इस्तेमाल करिएगा, दो ही तरीक़ों का इस्तेमाल करिएगा, याद रखिएगा। क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ निकालने का कई तरीका होता है, लेकिन आपको मुख्य रूप से दो तरीके याद रखना है, एचसीएफ के लिए एक और एलसीएम के लिए एक। तो याद रखिए, एचसीएफ जब भी निकालना हो, यदि 12 और 18 का एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। तो एचसीएफ जब निकालना रहेगा तो एक तरीका इस्तेमाल करिएगा आप डिवाइड करने का। ठीक है, तो एचसीएफ में क्या करेंगे, जो भी बड़ी संख्या रहेगी अंदर रख दीजिएगा और छोटी संख्या बाहर रखिएगा, फिर इसमें डिवाइड करिएगा। देखिए 12 से 18 में डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा 12 आएगा, फिर 8 में से 2 जाएगा तो 6, एक में से एक निकलेगा तो 0, यानी कि कट जाएगा। और फिर जाके जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको फिर अंदर करेंगे, और फिर जो रिमाइंडर बचा रहेगा यानी शेष बचा रहेगा फिर उससे डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अंततः जो है अब डिवाइड हो चुका है रिमाइंडर इसका, यानी कि शेषफल इसका 0 आ गया है, और इसको डिवाइड करने वाली जो संख्या है वो 6 है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि एचसीएफ जो आएगा, इसका एचसीएफ जो आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, तो ये आसान तरीका है दोस्तों। तो इसी को आप पूरे सवाल में कभी भी आपको एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड का सवाल यदि एचसीएफ से संबंधित पूछा, तो वहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए आप इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे एचसीएफ निकल गया। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए आप इस तरीके का इस्तेमाल करिएगा, जिसमें इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 12 और 18 यानी कि जो भी संख्याएँ दी हुई होती हैं उनको एक ही साथ लिख लेते हैं और उनको कॉमन डिवीज़न से डिवाइड करते रहते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर से और कॉमन प्राइम फैक्टर से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करते रहेंगे। तो देखिए 12 और 18 में से कोई एक जो है डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 2 से देखिए, 2 से डिवाइड होगा, 2 से 6 भी 12 भी होगा 6 बार में, और 18 9 बार में। वैसे ही फिर 2 से होगा, 2 से 6 और 9 में डिवाइड कोई एक हो रहा है तो इसको डिवाइड कर लेंगे हम। 2 से अभी करेंगे तो 2 से देखिए 3, 6 को करेंगे तो 3 आएगा, 9 नहीं होगा तो वैसे ही लिख लेंगे। फिर जाके यहाँ पे देखिए कोई 2 से नहीं डिवाइड होने वाला है, तो अगला हम चेक करने वाले हैं 3 से, प्राइम नंबर 3 से। तो 3 से करेंगे 3 में तो 1 आ जाएगा, और 3 से 9 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो आ ही गया ये वाला, और यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे 3 में तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि प्राइम फैक्टर क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 आया। तो इसका मतलब क्या है, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, जो आएगा संख्या उसका अगले वाले में करेंगे, याद रखिएगा। तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36, यानी कि इसका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 36 आएगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये दो तरीके हैं जिनको आप पूरे सवाल के दौरान कभी भी आपको यूपीएससी से संबंधित सवाल या किसी और से संबंधित सवाल पूछे तो वहाँ पे आप इसी तरीके को इस्तेमाल करिएगा, जो कि आसान है आपके लिए। हो सकता है आपके लिए दूसरे तरीके भी आसान हो, तो आप उनको ट्राई करिएगा, लेकिन फ़िलहाल मेरा यही सलाह रहेगा कि आप इन्हीं दोनों तरीके का इस्तेमाल करिए, जो कि हमारे लिए आसान पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सवाल को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो इसमें भिन्न का एलसीएम अभी तक आप साधारण निकाले हैं, जैसे 12 और 18 का निकाले थे आप 12, तो यहाँ पे अब हम लोग भिन्न का निकालेंगे, यानी कि बटे में जो सवाल रहते हैं उनका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए दो फार्मूले याद रखिएगा आप, कि जब भी एलसीएम निकालना होगा भिन्न का, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या लेते हैं ऐसा कि a बटे b ऐसा कोई मान लेते हैं, और दूसरा क्या c बटे d मान लेते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों भिन्नों का जो है एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए
एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो इनका एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसका एलसीएम, a/b और c/d का यदि एलसीएम निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अंश का जो है अंश का एलसीएम निकाल लेंगे और हर का जो है एचसीएफ निकालेंगे। तो अंश का एलसीएम मतलब एलसीएम निकालेंगे हम लोग किसका, ए का और सी का, और एचसीएफ निकालेंगे हम लोग बी और डी का। इस प्रकार से हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो जिसका भी निकालना होगा उसको ऊपर, यानी कि एलसीएम निकालना रहेगा किसी भिन्न का, तो पहले उसके अंश का एलसीएम निकालेंगे और उसके हर का एचसीएफ निकाल करके उससे भाग दे देंगे। और यदि एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ यदि हमको निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, वहाँ पे जो अंश होगा यानी कि जो न्यूमरेटर होगा उसका हम लोग एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ किसका लेंगे, ए और सी का, और उस भाग दे देंगे एलसीएम से। एलसीएम किसका, हर का जो यानी कि डिनोमिनेटर का जो एलसीएम रहेगा उससे हम लोग भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को याद रखिएगा, इन दोनों फार्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, और आप आसानी से भिन्न का जो भी एलसीएम और एचसीएफ है उसको निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस बात को समझे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल इस पे भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए क्या ले लेते हैं, 2/3 और 3/5 यदि ले लेते हैं तो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे आप, सिंपली एलसीएम जब भी निकालना होगा इन संख्याओं का तो क्या करेंगे, यानी कि अंश का 2 और 3 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे आप, एलसीएम निकालेंगे 2 और 3 का, और उस भाग दे देंगे एचसीएफ से। किसके एचसीएफ से, हर यानी कि 3 और 5 के एचसीएफ से। ठीक है, तो देखिए इसका एलसीएम जो है 2 और 3 का एलसीएम जो है वो कितना आएगा आपका, 6 आएगा, जिसको आप निकाल लीजिएगा। जो हम तरीका हम शुरुआत में बता दिए हैं उस तरीके के अनुसार जो है आप एलसीएम निकालिएगा 2 और 3 का तो 6 आएगा, और एचसीएफ 3 और 5 का निकालेंगे आप तो उसका 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है एलसीएम 2/3 और 3/5 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 6 होगा। उसी तरह से यदि एचसीएफ निकाला जाए यहाँ पे, तो एचसीएफ में क्या करेंगे हम लोग, जो अंश है यानी कि 2 और 3 है उसका एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ किसका निकालेंगे, 2 और 3 का, लेकिन उसमें भाग देंगे किससे, एलसीएम से। किसके एलसीएम से, हर का जो एलसीएम होगा उसके एलसीएम से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 का जो एचसीएफ निकालेंगे हम लोग तो 1 आएगा, और यदि एलसीएम 3 और 5 का निकालते हैं तो ये 15 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एचसीएफ जो होगा वो 1/15 होगा, और एलसीएम जो होगा एलसीएम वो 6 होगा। किसका, 2/3 और 3/5 का। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं पूर्णांक गुणज को। तो पूर्णांक गुणज में हम लोग कैसे समझेंगे इसको, जैसे अभी हमने सवाल लगाया 2/3 और 3/5 में, तो उसका जो एलसीएम आया था, एलसीएम कितना आया था इसका, 6 आया था। एलसीएम कितना आया था, 6 आया था। और एचसीएफ कितना आया था इसका, एचसीएफ आया था हमारा 1/15। ठीक है, तो अब इस एलसीएम और एचसीएफ को किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 6 लाने के लिए किसी भी संख्या यानी 2/3 में किसी पूर्णांक नंबर से, पूर्णांक नंबर का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा नंबर जो दशमलव में ना हो, बटे में ना हो। ठीक है, वो पूर्णांक हो जाएगा। तो पूर्णांक जो है, पूर्णांक से यदि किसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो संख्या आती है वो संख्या जो है दिए गए संख्या का जिससे मल्टीप्लाई किए हम लोग वो क्या होगी, पूर्णांक कहलाएगी, पूर्णांक गुणज कहलाएगा उसका। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए 6 को लाने के लिए 2/3 में किसका गुणा करना पड़ेगा हमको, 9 का यदि गुणा कर दें तो 6 आ जाएगा। और 6 को लाने के लिए यदि 3/5 में किसका गुणा किया जाए तो 10 का यदि गुणा कर दिया जाए तो 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये 2/3 जो है वो 6 का क्या है, एक पूर्णांक गुणज है। ठीक है, तो 2/3 क्या है, एक 6 का पूर्णांक गुणज है, क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक से गुणा करने पर जो है एक संख्या आ रही है जो कहलाएगी उसका क्या, पूर्णांक गुणज कहलाएगी। उसी तरह से एचसीएफ में क्या है,
इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं आप कि ऐसी संख्या जो पूर्णांक संख्या आएगी जो 6 में यदि 2/3 से भाग दिया जाए, 2/3 से भाग दिया जाए तो एक पूर्णांक संख्या आएगी, ठीक है। और उसी तरह से 6 में यदि 3/5 से भाग दिया जाए तभी भी एक पूर्णांक संख्या आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, उसका पूर्णांक गुणज कहलाएगा। उसी तरह से एचसीएफ में क्या है, एचसीएफ में देखिए 2/3 यदि लाना है तो 1/15 में किसका पूर्णांक का गुणा करना पड़ेगा, ऐसा देखेंगे। उसी तरह से 3/5 को लाने के लिए 1/15 में किसका पूर्णांक का गुणा करेंगे, पूर्णांक नंबर का, जो 3/5 लेते आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा नंबर यदि इसमें 10 से गुणा कर देते हैं तो 10 से गुणा करेंगे, 1/15 में 10 से गुणा करेंगे तो काट इसको देखिए भाग डिवाइड करेंगे, गुणा करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। और यदि 1/15 में हम लोग 9 से क्या कर दें, गुणा कर दें तो 3/5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो 2/3 है और 3/5 का जो है ये 1/15 क्या हो जाएगा, पूर्णांक गुणज हो जाएगा। तो आप इस बात को समझे होंगे। तो चलिए इससे संबंधित एक सवाल कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 सही 1/2 मीटर और 8 सही 3/4 मीटर x के पूर्णांक गुणज हैं, तो अधिकतम लंबाई x की कितनी होगी, अधिकतम लंबाई x की कितनी होगी। चूँकि ये x के जो है पूर्णांक गुणज हैं, इसका मतलब क्या, x की जो वैल्यू आएगी वो जो है डिवाइड करेगा इन दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकतम लंबाई कितनी होगी, तो यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं इस बात को कि यहाँ पे एचसीएफ निकालना पड़ेगा, यानी कि 3 सही 1/2 का किसी x में यदि किसी पूर्णांक से गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 3 सही 1/2 आना चाहिए। उसी तरह से 8 सही 3/4 आना चाहिए, कितना, x में मल्टीप्लाई करने पर किसी संख्या पे। तो ये x के वैल्यू निकाल लेते हैं यदि, तो ये क्या आ जाएगा, वही उसका पूर्णांक गुणज आ जाएगा, अधिकतम लंबाई x की आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यदि एचसीएफ हम लोग किसका निकालें, 3 सही 1/2 का, 3 सही 1/2 को जो है 3 2 3 6 6 और 1 7 प्लस करके ऐसे लिख लेते हैं, तो 7/2 भी लिख सकते हैं। और 8 सही 3/4 को जो है 4 8 कितना होता है 32, गुणा कर लेंगे और प्लस 3 जोड़ लेंगे तो 32 और 3 कितना हो जाएगा 35/4 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि 7/2 और 35/4 का हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने में क्या करते हैं हम लोग, अंश का एचसीएफ निकालते हैं, अंश का, किसका अंश मतलब 7 और 35 का, और एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम किसका निकालेंगे, हर का, यानी कि 2 और 4 का। तो यहाँ पे 7 और 35 का जब एचसीएफ निकालेंगे आप, तो यहाँ पे एचसीएफ आएगा 7, और यदि 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे आपका एलसीएम आएगा 4। तो इस प्रकार से 7/4, यानी कि 7/4 को हम लोग ऐसे सही बटे में लिख सकते हैं, 4 1 का नम 4 होता है, 1 सही हो जाएगा और 3 बचेगा 7 में से, तो 3 ऊपर और 4 नीचे, यानी कि 1 सही 3/4 इसको लिख सकते हैं, जो कि यही आंसर होगा, यानी कि x की वैल्यू जो है 1 सही 3/4 होगी, यानी कि अधिकतम लंबाई x की कितनी होगी, 1 सही 3/4 मीटर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको यहाँ तक सवाल समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक कन्फ्यूजन हुआ होगा कि यहाँ पे कब हमको पता लगेगा कि एलसीएम निकालना है, कब हमको पता लगेगा कि एचसीएफ निकालना है। तो देखिए, इसके लिए एक बात नोट कर लीजिएगा, ठीक है, एलसीएम के लिए एक बात और एचसीएफ के लिए एक बात, ठीक है। तो जब भी प्रश्न जो भी दिया गया होगा उसमें हल करने में आपको ये पता चले यदि कि उसमें क्या है, संख्या जो है क्वेश्चन में जो दी गई संख्या है उससे बड़ी संख्या की ज़रूरत हो, तो क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। और यदि प्रश्न में ऐसा आपको लग रहा है, उसमें ऐसा मालूम चल रहा है, ऐसा उसमें दिया गया है कि जो संख्या दी हुई है प्रश्न में उससे छोटी संख्या आपको ज़रूरत है, उससे क्या ज़रूरत है, छोटी संख्या की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम लोग एचसीएफ का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एलसीएम का यूज वहाँ करेंगे जहाँ पे प्रश्न हल करने के लिए प्रश्न में दिए गए संख्या से बड़ी संख्या की ज़रूरत हो, और एचसीएफ का यूज वहाँ करेंगे जब प्रश्न हल करने के लिए
प्रश्न में दिए गए संख्या से छोटी संख्या की ज़रूरत हो। ठीक है दोस्तों, तो इस दोनों बातों को, इन दोनों नोट्स को जो है आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो इसमें कुल 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, 4 तरह की, यानी कि 4 तरह के सवालों को हम लोग लगाना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ जो होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का गुणा जो होता है, जो संख्या दी होगी उसका गुणा दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इससे संबंधित एक सवाल ले लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है इसमें कि दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः 154 और 7 हैं, यानी कि एलसीएम जो है वो 154 है और एचसीएफ जो है वो 7 है। तो ऐसे कितने दो संख्याओं के युग्म मिलेंगे, यानी कि ऐसी कितने संख्याएं बन सकती हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ और उनकी संख्याओं का गुणा जो है आपस में बराबर होगा। तो इन संख्याओं को हम लोग, उन जोड़ों को बताएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग। एक संख्या देखिए 7, अब एचसीएफ देखिए, किसी भी संख्या का एचसीएफ क्या होता है, उस संख्या का जो है, जो भी एचसीएफ आएगा उसमें किसी संख्या का जो है गुणा करेंगे तो वो संख्या आ जाएगी जिसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ में क्या करेंगे, यदि एचसीएफ 7 है तो एक संख्या मान लेंगे क्या 7x और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे 7y। इस तरह से आप जानते हैं कि एक पहली संख्या 7x हो गई, दूसरी संख्या 7y हो गई। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के अनुसार जो है एलसीएम और एचसीएफ का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल। प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, तो एलसीएम कितना है हमारा 154 और एचसीएफ कितना है हमारा 7, और इस संख्याएं क्या है 7x हैं और दूसरी संख्या है क्या है 7y है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 यहाँ पे है, इस तरफ 154 गुणे 7 है और उस तरफ है 7x गुणे 7y है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं इस पार से उस पार, यानी कि इक्वल टू के इस साइड, इक्वल टू के उस साइड, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो 7 से 7 कट गया, यहाँ पे 7 से 154 को जब आप काटेंगे तो देखिए कितना होगा, 7 दूनी 14, एक बचा तो इसके पास 14 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 यानी कि 22 बार में कट जाएगा। यानी कि इसका कितना आएगा, x और y का मल्टीप्लाई करेंगे xy और गुण बराबर कितना आएगा 22 के बराबर आएगा। यानी कि उन संख्याओं में जो x y होगा वो क्या जोड़ा आना चाहिए, 22 आना चाहिए। यानी कि इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो संख्याएं क्या क्या बन सकती हैं, देखिएगा 22 बनाना है, x और गुणे y 22 बनाना है। तो इस प्रकार से यदि 1 लें और 22 लें तभी भी 22 हो जाएगा गुणे में, और यदि 2 और 11 लें तभी भी ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, 22 ही हो जाएगा गुणा करने पर x और y का। ठीक है, तो 2 जोड़ा बना कौन कौन सा, 1 और 22 का, और एक जोड़ा बना 2 और 11 का। इसलिए यदि संख्या हम लोग ढूंढेंगे कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनका एलसीएम 154 हो और एचसीएफ 7 हो, लेकिन उनका क्या हो, उन संख्याओं का गुणा करने पर भी एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर हो जाए, तो वो संख्याएं क्या होंगी, संख्या का जो जोड़ा होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो इस वाले के अनुसार क्या होगा हमारा, 1 और 22 के अनुसार, क्योंकि हम लोग 7x माने थे और 7y माने थे, तो यदि 1 को 7 के साथ लेंगे, x की वैल्यू यदि 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और y की वैल्यू यदि 22 लेते हैं तो 22 सत्य कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। तो एक संख्या तो जोड़ा हो जाएगा 7 और 154 का। दूसरा क्या होगा, इससे ले लेंगे, तो इससे यदि लेंगे तो 2, यदि x की वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ पे 7x की वैल्यू कितना हो जाएगी 14 हो जाएगा, और यदि y की वैल्यू 11 रखते हैं तो यहाँ पे 7y की वैल्यू कितना हो जाएगा 77। ठीक है, तो संख्या का जोड़ा जिसका एलसीएम 154 हो और एचसीएफ 7 हो, वहाँ पे 2 संख्याएं, ऐसी 2 संख्याओं का जोड़ा बनेगा
ठीक है, जिनका LCM 154 और SCF 7 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो वो संख्याएं क्या होंगी, 7 154 या 14 77 वो संख्याएं होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होगा कि इसमें ऐसे सवाल देंगे जिसमें क्या कहेगा कि सबसे छोटी संख्या बताना है जिसमें x और y और z से भाग देने पर क्या मिले, r शेष मिले, r शेष बच जाए। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं बतानी है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बताने के लिए क्या करेंगे, इस्तेमाल एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे जिसमें क्या करेंगे, LCM निकालेंगे किसका, x y और z का, क्योंकि x y z से ही भाग देना है और r शेष मिले, तो इसीलिए r शेष मिले तो वो छोटी से छोटी संख्या हमको मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें x y z से भाग देने पर r शेष मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, ये LCM निकालेंगे x y z और प्लस r करेंगे तो वो सबसे छोटी संख्या निकल जाएगी। लेकिन कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी, दूसरी सबसे छोटी संख्या बताइए, तीसरी सबसे छोटी संख्या बताइए, चौथी सबसे छोटी संख्या बताइए, या सबसे छोटी संख्या बताइए, ऐसा बोलेगा। ठीक है, तो उसको भी कैसे करेंगे, इसी फार्मूले में करेंगे, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ। तो जितनी संख्याओं, मतलब चौथी पूछे, तीसरी पूछे, दूसरी पूछे, पहली पूछे, तो उसके अनुसार हम लोग एक वैल्यू रख लेंगे, किसका, के की वैल्यू रख लेंगे, है ना, के, यानी कि जो भी जितनी वाली संख्या पूछेगा वहाँ पे उसकी संख्या का मान रख लेंगे। यानी कि पहली पूछेगा तो 1 रखेंगे, दूसरी पूछेगा 2 रखेंगे, तीसरी पूछेगा 3 रखेंगे, इस तरह से वहाँ पे रख लेंगे। और LCM निकालेंगे किसका, जिससे भाग देना है, x y z से भाग देना है और r शेष बचेगा। ठीक है, तो वहाँ पे ये हम फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। इसमें कोई चीज़ याद करने वाली ऐसी चीज़ नहीं है। बाकी आप ध्यान रखिएगा कि जब भी सबसे छोटी संख्या पूछे तो वहाँ पे इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इससे संबंधित, इस प्रॉपर्टी से संबंधित जो है एक सवाल देख लेते हैं। तो देखिए इस सवाल में जो है सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए बोला है जो क्या हो, 7 का गुणज हो। याद रखिएगा कि क्या हो, वो 7 का गुणज हो, लेकिन 3, 4 और 5 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचे, 2 बचे। तो यहाँ पे हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 का गुणज हो, यहाँ पे क्या कहा है, 7 का गुणज हो, यानी कि वो सबसे छोटी जो संख्या आएगी वो कई संख्याएं आ सकती हैं, लेकिन उसमें से वो संख्याएं हमको बतानी है जहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो, 7 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे के और LCM किसका, 3, 4 और 5 का LCM और प्लस R जो होगा हमारा शेष होगा, यानी कि 2 प्लस कर लेंगे। तो देखिए के इंटू LCM 3 और 4 और 5 का LCM देखिए आपको निकाल के दिखाते हैं। 3, 4 और 5 का LCM निकालते हैं तो 2 से कोई एक डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, इसको उतार लीजिए। 2 से 4 हो रहा है तो 2 दूनी 4, ये 5 नहीं हो रहा है, 5 को उतार लीजिए। उसी तरह फिर 2 से होगा तो 3 को उतार लीजिए, 2 1 नम 2, 5 उतार लीजिए। फिर 3 से 3 1 नम 3, 1 हो जाएगा ये तो पहले से, और 5 उतर जाएगा। फिर 5 से हो जाएगा तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये 5 से 5 में डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। इस तरह से इसका LCM कितना होगा, देखिएगा, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 12 पचे 60, यानी कि इसका LCM कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और प्लस कितना, 2। अब यहाँ पे के की वैल्यू ऐसी रखनी है जहाँ पे 7 से विभाजित हो जाए जो संख्या आए। ठीक है, तो यदि के की वैल्यू 1 रखते हैं, क्या रखें, के की वैल्यू 1 रखें तो 1 गुणे 60 प्लस 2, देखिए कितना आएगा, ये 60 एकनम 60 और प्लस 2 62 आएगा। अब देखिए आप 62 जो है वो 7 से भाग चला जा रहा है क्या, कि 7 से ये विभाजित है, तो ये 7 से 62 जो है विभाजित नहीं है। आप देख पाएंगे कि 62 में जो है 7 से भाग देने पर कोई शेष बच जाता है, इसकी वजह से जो है 62 7 से विभाजित नहीं है। यदि के की वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ पे के की वैल्यू 2 रखेंगे, गुणे 60 और प्लस क्या करेंगे 2। यहाँ पे देखिए 60 दूनी 120, 120 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 122 आएगा। अब 122 को भी 7 से यदि भाग देते हैं हम लोग
तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, इसका भी शेषफल कुछ आ जाएगा। यदि k की वैल्यू क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, k की वैल्यू क्या रखें, 3 रखें, तो क्या हो जाएगा 3 × 60 + 2 यानी कि कितना होगा 6 × 18 180 और +2 182। 182 को देखते हैं कि 7 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो 182 को यदि 7 से विभाजित करते हैं तो 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 2 उतर जाएगा, 7 छक्के 42। यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग कि जो 7 से 182 जो है विभाजित हो जा रहा है कितनी बार में, 26 बार में। इसका मतलब जो 182 है ये वो नंबर है जो सबसे छोटी संख्या है, जो 7 का गुणज भी है, और 3, 4 और 5 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में यहाँ पे क्या बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने सॉल्व किया सवाल को और उसका आंसर आया 182। तो उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अभी तक आप जुड़े हुए हैं तो कंग्रेचुलेसन। चलिए अगली प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। देखिए तीसरी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है कि जिसमें क्या पूछेगा, सबसे छोटी संख्या पूछेगा, लेकिन x, y, z से भाग देने पर शेषफल क्रमशः a, b और c बचेगा। अभी हम लोग पिछली प्रॉपर्टी में ये पढ़े हैं कि किसी भी संख्या x, y, z से भाग देने पर वहाँ पे शेषफल हमेशा कोई एक संख्या बचता था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, x, y और z से भाग देने पर हमेशा शेषफल अलग अलग बचेगा। यदि x से भाग देंगे तो a शेषफल बचेगा, y से भाग देंगे तो b शेषफल बचेगा, z से भाग देंगे तो c शेषफल बचेगा। तो इस प्रकार के सवालों को हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम लोग प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे। कौन सा, यहाँ पे करेंगे x में से a को घटा लेंगे, फिर जाके ये बराबर होने चाहिए किसके, y में से b को घटाएंगे और z में से c को घटाएंगे। तो इसका एक कॉमन जो है, इसका कॉमन जो है शेषफल बचेगा। ठीक है, ये r बचेगा। ठीक है, ऐसा मान लेंगे। ठीक है, माना। तो ये कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस यानी कि इन x - y करेंगे, y - b करेंगे या z - c करेंगे, तो वहाँ पे एक जो कॉमन डिफरेंस आएगा, उनका जो घटाने के बाद आएगा, वो जो बचेगा वो एक समान बचेगा, तो वो संख्याएं आएंगी। तो उनका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग, x, y, z का, x, y और z का निकालेंगे एलसीएम, और माइनस कर देंगे क्या, r, जो कि कॉमन डिफरेंस होगा, उसी को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। या इसमें ऐसा पूछ सकता है कि पहली सबसे छोटी संख्या निकालें, दूसरी संख्या सबसे छोटी संख्या निकालें, तीसरी सबसे छोटी संख्या निकालें, जैसा कि पिछले बार में हुआ था। तो ऐसे सवालों को कैसे लगाएंगे, तो उसमें k एक वैल्यू रखेंगे, 1, 2, 3, 4 जो भी रखना चाहें वो रख लेंगे आप, जो भी संख्या पूछेगा। और एलसीएम अभी भी निकालेंगे हम लोग किसका, x, y और z का एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग, और r को माइनस कर लेंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो आया रहेगा उसको माइनस कर लेंगे। याद रखिएगा कि k की वैल्यू क्या हो सकती है, k की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ भी वैल्यू हो सकता है। जौन सी संख्या है, जो भी संख्याएं पूछेगी, चौथी सबसे छोटी पूछेगी, पाँचवीं सबसे छोटी पूछेंगी, छठवीं सबसे छोटी पूछ सकती है, दूसरी सबसे छोटी पूछ सकती है। तो वहाँ पे उसके अनुसार हम लोग k की वैल्यू को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से संबंधित एक सवाल देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए इस प्रॉपर्टी से संबंधित सवाल है, इसमें क्या कहा है कि तीसरी सबसे छोटी संख्या निकालें जिसको 6, 7 और 8 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल क्या है, 2 आए, 3 आए और 4 आए। तो देखिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इस सवाल को हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, इस तीसरी वाली जो प्रॉपर्टी बताएं उसके हिसाब से। तो पहले क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी कि 6 में से माइनस करेंगे 2, फिर जाके 7 में से माइनस करेंगे 3 और 8 में से माइनस करेंगे 4। तो यहाँ पे देखिए 6 में से माइनस करेंगे 4, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 और 8 में से माइनस करेंगे तो 4, तो क्या आएगा, ये 4 आएगा। यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, संख्या का किसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे हम लोग 6 का, 7 का और 8 का, और माइनस कर देंगे क्या, कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है। ठीक है, तो एलसीएम 7, 8,
6, 7 और 8 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 168 होगा। कितना होगा, 168 और माइनस करने के 4 तो कितना आ जाएगा, 164। ठीक है, 164 आ जाएगा। यहाँ पे ये जो है ना, ये पहली क्या है, पहली सबसे छोटी संख्या है। पहली सबसे छोटी संख्या है। क्या है ये, पहली सबसे छोटी संख्या है, जिसको क्या करेंगे, यदि 6 से 7 से 8 से विभाजित करें तो क्रमशः शेषफल जो होगा 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। लेकिन याद रखिए पहली सबसे छोटी संख्या है। और इस सवाल में क्या पूछा है, तीसरी सबसे छोटी संख्या। तो तीसरी सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से k की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा। अभी पिछले जो प्रॉपर्टी इसमें बताए हैं उसमें प्रॉपर्टी के अनुसार k की कोई वैल्यू रखेंगे, जो भी संख्या पूछेगी तो k की वैल्यू क्या रखेंगे, हम लोग कुछ रख लेंगे, उसके अनुसार क्या रखेंगे यहाँ पे k की वैल्यू। और एलसीएम किसका निकालेंगे, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालेंगे और माइनस क्या करेंगे, 4। तो देखिए k कौन सी वैल्यू निकालना है हमको, तीसरी सबसे छोटी, तो 3 रखेंगे। k की वैल्यू कितना रखेंगे, 3। और एलसीएम कितना आया हमारा, 6, 7 और 8 का एलसीएम 168 आया था और माइनस करेंगे कितना, 4। तो इस हिसाब से क्या होगा, 3 का गुणा कर लीजिए 168 में, तो 3 8 24 को 4, 3 6 18, 18 2 कितना हो जाएगा, 20 को 0, 3 1 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, यानी 504 होगा। और 504 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। तो वो सबसे छोटी तीसरी सबसे छोटी संख्या वो होगी 500, जिसको यदि 6, 7 और 8 से भाग दें तो क्रमशः शेषफल क्या देगा, 2 देगा, 3 देगा और 4 शेषफल देगा। ठीक है, तो इस सवाल के अनुसार जो आंसर होगा वो क्या होगा, 500। लेकिन यदि इसी सवाल में पहली सबसे छोटी संख्या पूछता तो हम लोग क्या करते, ये होता 164। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको ये बात समझ में आया होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। देखिए अब अगली प्रॉपर्टी क्या है कि इस प्रॉपर्टी में जो है पूछेगा सबसे बड़ी संख्या। क्या पूछेगा, सबसे बड़ी संख्या निकालें जिसमें x, y और z से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल क्या हो, बराबर मिले। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित सवाल को। तो इस सवाल को लगाने से पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या इस्तेमाल करेंगे, HCF निकालेंगे किसका, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स का डिफरेंस जो लेंगे उसका क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो वो सबसे बड़ी संख्या आएगी जिसको x, y और z से भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा जब भी सवाल ऐसा पूछे तो चलिए देखते हैं अगला सवाल इससे संबंधित। तो देखिए इस प्रॉपर्टी से संबंधित सवाल क्या है कि इसमें लिखा हुआ है सबसे बड़ी संख्या निकालें जिससे 77, 152, 227 को भाग देने पर शेषफल कितना बचे, बराबर मिले। ठीक है, शेषफल कितना मिले, बराबर बराबर शेषफल मिले। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग क्या करेंगे 100, याद रखिए हमेशा डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस जो है माइनस में नहीं निकालेंगे, याद रखिएगा। तो पहले x माइनस वाई क्या करते हैं, x माइनस वाई, फिर जाके y माइनस जेड और z माइनस एक्स, ऐसा करेंगे। ठीक है, तो x माइनस वाई मतलब क्या, 152 माइनस 77 करेंगे। तो 152 माइनस 77 करेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। देखिए 12 में से 7 जाएगा तो 5 और यहाँ पे 4 बचा, 14 में से 7 जाएगा तो 7, यानी कि 75 होगा। y माइनस जेड, वाई माइनस जेड का मतलब क्या होता है, 227 माइनस वाई कितना है 152, तो इसको माइनस करिए तो 7 में से 2 जाएगा तो 5, यहाँ पे 12 में से 5 जाएगा तो 7 और 2 यहाँ पे कैरी दे दिया तो 1 में से 1 निकलेगा तो 0, यानी कि यहाँ पे भी 75 बचेगा। फिर जाके क्या करेंगे हम लोग, z माइनस एक्स, z माइनस एक्स का मतलब क्या है, 227 माइनस 77 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 7 में से 7 निकलेगा 0, 12 में से 7 निकलेगा तो 5, 12 में से 7 निकलेगा तो 5
और एक में से ये जो है एक निकलेगा, 0 निकलेगा तो 1, यानी कि 150 बचेगा। यानी कि इनका डिफरेंस क्या आ गया, 75, 75 और 150। अब इन्हीं का हम लोग क्या कर लेंगे, SCF निकाल लेंगे। किसका SCF, 75, 75 और 150 का SCF निकालेंगे तो वो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, 77, 154, 152 और 227 को जो है भाग देने पर, 227 को भाग देने पर क्या आएगा, वो शेषफल हमेशा सेम देगा। ठीक है, तो यहाँ पे SCF निकालते हैं। SCF निकालने के लिए हम तरीका आपको बताए थे। देखिए यहाँ 3 संख्याएं हैं तो थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या 75, 75 और 150 में क्या है, 150 है, और इसमें 75 से भाग दे दीजिए तो क्या होगा, 75 दूनी 150 हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। अब फिर जाके 75 अभी बचा है ना, 75 एक 75 बचा है, एक 75 लिए थे तो 75 में 75 से भाग देते हैं तो एक ही बार जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखिए कि काटा कौन इसको, या अंततः इसको डिवाइड किया कौन, जहाँ पे शेषफल एक भी नहीं बचने दे रहा है, तो किसने डिवाइड किया था, 75 ने। यानी कि इसका जो SCF आएगा 75, 75 और 150 का, तो वो क्या आएगा, 75 आएगा SCF। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी जिससे यदि 77 में भाग दिया जाए, 152 में भाग दिया जाए या 227 में भाग दिया जाए तो हमेशा शेषफल जो है बराबर देगा। ठीक है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको LCM और SCF से संबंधित सवाल जो UPSC पूछ सकता है, उस टाइप के सवाल को आप लगाना अभी सीख चुके होंगे। और यदि आपने वीडियो अभी तक देखा तो आपको कंग्रेचुलेसन, आपने LCM और SCF से संबंधित सवाल सीख लिया और बहुत बेहतर ढंग से सीख लिया, जिस प्रकार से UPSC आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे संबंधित कुछ और भी थोड़ा सा कुछ सवाल ऐसे हैं जो नंबर सिस्टम में आते हैं, उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि ऐसा भी सवाल आपसे बने, यदि एग्ज़ाम में ऐसा सवाल आ जाए तो आपसे छूटे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं, 1-2 सवाल और हैं उनको देख लेते हैं और फिर आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ सवाल ऐसे हों, पहला सवाल जैसे a + b यदि 4 के बराबर हो तो मैक्सिमम वैल्यू बताना है, a × b का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू याद रखिएगा, किसी भी नंबर्स का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब वहाँ पे दोनों नंबर्स का बराबर हो और उनका मल्टीप्लाई करें तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, यदि a बराबर होगा b के, यानी कि a और b का बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पे इसके अनुसार क्या होगा, देखिए a + b = 4 है तो a की वैल्यू और a और b दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो ये कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, यानी कि 2a बराबर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। यानी कि a की वैल्यू कितना आएगा, 4/2, यानी कि a की वैल्यू 2 आएगी। तो a की वैल्यू 2, तो यदि a की वैल्यू 2 तो b की भी वैल्यू कितनी होगी, 2 ही होगी। यानी कि दोनों की वैल्यू यदि 2 लिया जाए तो उसका मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से a और b का मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 2 × 2। ठीक है, तो वो नंबर क्या आएगा, 4। वो नंबर 4 आएगा यदि a + b = 4, तो मैक्सिमम वैल्यू a और b का मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यदि एक सवाल और ले लेते हैं। दूसरा सवाल क्या, a + b + c, a + b + c = 8 के बराबर हो, तो यहाँ पे भी अभी आपने आपको बताए हैं कि यहाँ पे a b c जितना भी दिया रहे उसकी वैल्यू क्या हो, हमेशा सेम हो, बराबर हो आपस में, तभी उसका प्रोडक्ट का वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या बताना है, a b c का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे कब होगा मैक्सिमम वैल्यू, जब क्या हो, a बराबर हो b के और b बराबर हो c के। तो यहाँ से निकालेंगे यदि तीनों को a मान लिया जाए तो a + a होगा बराबर 8 के, यानी कि 3a बराबर क्या होगा, 8 के, यानी कि a की वैल्यू क्या होगी, 8/3। यानी मैक्सिमम वैल्यू यदि निकालना है तो 8/3,
क्या रखना पड़ेगा, ए बी और सी की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 8/3। तो यहाँ पे देखते हैं 8/3 गुणे बी की वैल्यू भी 8/3 गुणे सी की वैल्यू भी 8/3। तो इस तरह से यदि 8 का 8 में गुणा करेंगे और फिर 8 में गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 8×8 = 64, 64 कितना होता है 512, और ये नीचे 3 त्रिके 9, 9 त्रिके कितना होगा 27। तो ए बी सी की वैल्यू मैक्सिमम जो होगी वो 512/27 होगी यदि a + b + c = 8 हो तो। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों एक सवाल और लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, a + b + c = 12 दिया हो तो मैक्सिमम वैल्यू बताना है। मैक्सिमम वैल्यू किसका, a - b गुणे b - 2 गुणे c - 2 का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, जब इनका मान आपस में बराबर हो। यानी कि इसको मान सकते हैं क्या हम लोग, इसको मान सकते हैं हम लोग x, और इसको मान सकते हैं y, और इसको मान सकते हैं z। ठीक है, तो इन z x y z का वैल्यू क्या हो, बराबर हो, तभी इनका क्या होगा, वैल्यू भी मैक्सिमम हो सकेगा इनके प्रोडक्ट का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए चूँकि हमारा a + b + c दिया हुआ है, लेकिन हमको चाहिए a - b b - 2 a - 2 b - 2 c - 2 ऐसा चाहिए। तो क्या चाहिए हमको, a - 2 चाहिए प्लस b - 2 चाहिए और प्लस c - 2 चाहिए। लेकिन हमारा तो यहाँ पे दिया हुआ क्या था, a + b + c दिया हुआ था। यदि a - 2 बनाना है, b - 2 बनाना है, c - 2 बनाना है तो 2 2 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, कुल टोटल यहाँ पे 6 घटाए हैं इस साइड, तो यहाँ पे भी 12 आया था, तो 12 में से भी क्या कर देंगे, 6 घटा देंगे। तो इस तरह से a - 2 प्लस b - 2 और c - 2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। इस तरह से यदि इसको हम क्या माने हैं, x माने हैं, इसको क्या माने हैं, y माने हैं, इसको क्या माने हैं अभी, z माने हैं। तो x y z की कितनी वैल्यू रखा जाए, x + y + z की कितनी वैल्यू रखा जाए, 6। यानी कि यदि क्या हो जाए, x बराबर हो जाए y के और y बराबर हो जाए z के, और आपस में x और z भी बराबर हो जाए, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। इस प्रकार से x y z की वैल्यू यदि हम लोग क्या रखें, 2 रखें, तो यहाँ पे a - 2 b - 2 और c - 2 की जो वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो क्या आएगी, देखते हैं। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 माने हैं जो, और y की जगह पे क्या रखेंगे, 2, और z की जगह पे क्या रखेंगे, 2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस प्रकार से a - 2 b - 2 और c - 2 का जो प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम कितना होगा, 8 होगा। ठीक है दोस्तों, एक अंतिम सवाल कर लेते हैं इन्हीं से संबंधित, इन्हीं मिसलिनियस से संबंधित जो कि नंबर सिस्टम से संबंधित है। तो a + b + c + d + e + f यदि 12 के बराबर हो, कितने के बराबर, 12 के बराबर, तो a + c गुणे b + e और गुणे क्या हो, d + f हो, तो इनकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी आएगी, है ना, कितनी मैक्सिमम वैल्यू बताना है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि हमेशा क्या हो, वैल्यू यदि x इसको माने, इसको y माने और इसको क्या माने, z माने, तो x y z की क्या वैल्यू होनी चाहिए, हमेशा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यदि साथ साथ में देखिए यहीं से लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे a और c को क्या करना है, साथ में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है a और c को साथ में, b और e को साथ में, और d और f को साथ में लेना है। तो यहाँ के अनुसार क्या बना सकते हैं, a + c को साथ में, फिर जाके प्लस b और e को साथ में ले लेंगे, और प्लस क्या d और f को साथ में ले लेंगे। इसकी वैल्यू 12 आएगी। देखिए दोस्तों इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बस इनका स्थान बदल करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे यदि इसकी वैल्यू क्या हो, x है माने हैं, इसकी वैल्यू y, इसकी वैल्यू z जो है माने हैं,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितने के, 12 के। यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी हमको कि 12 हो जाए। तो एक्स बराबर वाई हो और वाई बराबर जेड हो, इसके लिए वैल्यू रखना पड़ेगा इसका 4। तो 4 4, यदि 4 यहाँ पे रखें, 4 यहाँ पे रखें, 4 यहाँ पे रखें, तो 4 4 8, 4 12 हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। यानी कि एक्स वाई और जेड की क्या वैल्यू रखनी चाहिए, 4 रखनी चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा जो सवाल में दिया गया है। तो क्या रखेंगे, एक्स गुणे वाई जो बन रहा है और गुणे जेड, यानी कि कितना रखेंगे, एक्स की जगह पे 4 गुणे वाई की जगह पे 4 गुणे जेड की जगह पे 4। तो 4 चौका 16 और 16 चौका 64, यानी कि कुल इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितने आएगी, 64 आएगी, जो कि इस सवाल को सेटिस्फाइड करेगा। तो दोस्तों अभी तक ने इस सवाल में जो मिसलिनियस टाइप का सवाल रहा, इसमें हमने ये सीखा कि कभी भी इस टाइप का सवाल दे तो वहाँ पे आपको ये कोशिश करनी है कि हमेशा उनकी वैल्यू आपस में बराबर हो, तभी उनका जो प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें ताकि और दूसरों को भी लाभ मिल सके, ठीक है दोस्तों। आपने यदि पूरा वीडियो देखा इसके लिए फिर से धन्यवाद और कंग्रेचुलेसन, आपने एलसीएम और एचसीएफ को सीख लिया बहुत बेहतर ढंग से, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।